खबरें के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरे एक्शन में है। आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां भी जारी की, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं। इस बीच अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम बोमने ने हावेरी में अपना रोड शो किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को करप्शन का मशीन बताया। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। अतीक अहमद और अशरद हत्याकांड मामले में यूपी प्रशासन लगातार एक्शन में है। इस मामले में अब 5 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें शाहगंज थाने के प्रभारी, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल है। दरअसल एसआईटी ने इन सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इसके बाद घटनास्थल पर सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों शूटरों की आज प्रयागराज कोर्ट में पेशी हुई, जहां इन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस उनसे मर्डर और हथियार को लेकर सवाल करेगी। खबर यह भी है कि पुलिस इन आरोपियों को वारदात वाली जगह पर भी ले जा सकती है। और गुंडाराज का अंत क्या अब तय हो चुका है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। लीवर से जुड़ी बीमारियां देश में तेजी से बढ़ रही हैं। हर 5 में से 1 व्यक्ति लीवर की बीमारी से परेशान है। आज वर्ल्ड लिवर डे पर हम लीवर से जुड़ी परेशानियां और इसके समाधान पर करेंगे चर्चा। देखिए शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीकली एक्सपायरी से पहले दायरे में कारोबार, बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। आईटी पावर शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, सेंसेक्स 149 पॉइंट और निफ्टी 41 अंक गिरा। 25 अप्रैल को खुलेगा मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ, 1026 180 रुपए होगा प्राइस बैंड, 4300 करोड़ जुटाने की योजना। भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन के मुकाबले भारत में 29 लाख ज्यादा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट, तीसरे नंबर पर अमेरिका। नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव को मंजूरी, कैबिनेट के बड़े फैसले। गलत खबर पर अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज पर भारी जुर्माना। डोमेनियन कंपनी के साथ किया 6000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट। वोटिंग मशीन के बारे में चैनल ने किए थे गलत दावे। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। आज कैबिनेट की बैठक में नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफर एक्ट में बदलाव को आखिरकार मंजूरी मिल गई। क्वांटम टेक्नोलॉजी में R&D को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 6030 करोड़ की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में भी बदलाव कर दिए गए हैं। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान
दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द लास्ट 9 years ऑफ द मोदी रेजिम इज द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है। यहां तक हम महत्व की बात करें तो इंडिया टुडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, or other words we can say we are the biggest stakeholders also as far as information technology। जी, और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी, उनके पास चलेंगे और जानेंगे इस पर डिटेल्स। लक्ष्मण जी बताएं जरा, कैबिनेट के आज अहम और बड़े फैसले क्या क्या रहे? देखिए, 2 बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये है कि सिनेमा जगत में जो पायरेसी जैसी समस्या है उसके नियम सख्त किए गए हैं। सिनेमा के जो उम्र के हिसाब से देखने की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को अब जो है अलग अलग 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 7 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 13 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी, 16 साल की उम्र की अलग कैटेगरी होगी। अब इसके लिए जिस एक्ट में बदलाव किया गया है उसको भी संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते लागू हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा डिसीजन लिया गया है, वो है आपको नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस पर सरकार 6003 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। आपको याद होगा फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से वो अपनी गति तय करेगा, उसके हिसाब से उसकी मैपिंग की जाएगी। तो ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, उसको काफी ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, कंप्यूटरों का काफी ज्यादा फास्ट बनाएगा, यहां तक कि कोई हम रिमोट से काम कर रहे हैं उसको फास्ट बनाएगा, सेमीकंडक्टर के सेक्टर के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, क्वांटम सेंसिंग के लिए और क्वांटम डिवाइस, ये 4 अलग सेगमेंट बांटे गए हैं इस मिशन के तहत, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये अभी दुनिया के सिर्फ 6 देशों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत एक 7वां देश है जो इस तरफ तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर आज कैबिनेट के ये अहम फैसले जो आगे चलकर देश के लिए काफी अहम साबित होंगे। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी से पहले दायरे में कारोबार रहा। आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर गिरावट से बाजार लगातार तीसरे दिन बंद हुआ। सेंसेक्स 159 अंक गिरकर आज 59,568 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 41 अंक गिरकर 17,619 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी पावर शेयरों में रही। मेटल फार्मा इंडेक्स में आज बढ़त रहा। फिर भी मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए आज बाजार में किस तरीके का माहौल, हाइलाइट्स क्या क्या बाजार? देखिए, आज इंडेक्स वाइज तो बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे इंडेक्स रहा, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही। कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज फार्मा एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आया, वहां पर फिर से खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर जहां पे मूव था वो था मेटल, जहां पे एक अच्छे मूव सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पावर स्पेस में या फिर आईटी में आज थोड़ा तक प्रेशर, और लगातार आदर ये प्रेशर जो है ये प्रेशर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज पावर एक और ऐसा सेक्टर था जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर भी कुछ हद तक दबाव था। ब्रॉडर बेस बाइंग थी, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। कैश मार्केट के शेयरों में शुगर में खरीदारी थी, राइस में खरीदारी थी, सिलेक्टिव लिकर शेयर थे जहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। तो अदरवाइज मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में एक फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा था। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का हाल भी जानना चाहेंगे आपसे, सेक्टर्स का किस तरीके का हाल? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो आज आपको दिखाई पड़ेगा बीपीसीएल। ओएमसीज में बाइंग थी, उसका इंपैक्ट फार्मा से डीवी स्लैब और बजाज ऑटो, लगातार आउट परफॉर्मेंस यहां पर आई है। तो बीपीसीएल करीब 2% चला, डीवी स्लैब रफली 2.5% की तेजी, बजाज ऑटो 1.5% ऊपर और एक्सिस बैंक करीब 1% के आसपास की खरीदारी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 2.5% नीचे रहा, नंबर से ठीक पहले। इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे, इन्फोसिस करीब 2% नीचे और एसबीआई लाइफ 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में ग्लैंड फार्मा शानदार तेजी, 15% का एक जोरदार उछाल। एचपीसीएल 4.5% ऊपर, जीएसपीएल 2.5% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी।
मिड कैप लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज करीब 3 से लेकर 5% नीचे, सुंदरम फास्टनर 3% नीचे, स्कैफलर इंडिया रफली 3% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। आईटी में प्रेशर है तो कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, एचसीएल टेक, इन्फोसिस 2% से लेकर 3% तक की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक तरफ डिफेंसिव में फार्मा जो कि बढ़िया तेजी में, और दूसरी तरफ डिफेंसिव में आईटी जो कि बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और बाजार में ये उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहेगा, ऐसा कहना है 360 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। उन्होंने कहा कि अगले 2 तिमाही तक आईटी में दबाव संभव है, इसलिए निवेश ध्यान से करें। लगभग 6 महीने और नॉट 6 बट आई वुड से 3 to 4 मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर तक लग रहा है कि ये पीरियड कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो चाहे आप इंटरनेशनल रीजंस की वजह से देखें, ग्लोबल जो टेंशन एक बिल्डअप हो रहा है जियोपॉलिटिकल, उस कारण से देखें, आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीने ब्रेस किए हैं, आई थिंक और 3-4 महीने इसी तरीके से ब्रेस करने पड़ेंगे। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जहां तक कि हमने 5 ईयर 10 ईयर बेसिस पे निफ्टी को देखा है, इट ऑलवेज काइंड ऑफ स्मूदन्स आउट द कर्व। और 25 अप्रैल को मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुलने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए होगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 4300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ पर कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी से विस्तार से बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। आप भी सुने। आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा कैश है, कोई कैपेक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप आईपीओ करने वाले हैं। क्या रीजन है आईपीओ करने का, और कितना आप रेज करने वाले हैं आईपीओ के जरिए? इसका आईपीओ का आने का रीजन बेसिकली क्या है कि हमारा कमिटमेंट था हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ में कि हमें उनको जो है एग्जिट देना था। उनके 8 साल पूरे हो गए थे, इसलिए कैपिटल इंटरनेशनल को एग्जिट देने के लिए तो 5% उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% जो हमारे सेकंड इन्वेस्टर हैं क्रिस कैपिटल, उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% प्रमोटर्स फैमिली की तरफ से जा रहा है। हम हमेशा एक कैश रिच कंपनी रहे हैं, डेट फ्री कंपनी रहे हैं। हमें कभी भी कैश जनरेट ही करती है कंपनी, हमें कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी पर्पस की वजह से ये आईपीओ आ रहा है आज की डेट में। तो सर आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी होगी कंपनी में? आईपीओ होने के बाद प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो हो जाएगी 76.5%। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 साल के अंदर 1.5% और बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जस्ट टू ब्रिंग हमारी जो हिस्सेदारी को 75% से नीचे लाने के लिए। ओके। तो सर लोग एक कंप्लेन ये करते हैं मैनकाइंड के बारे में कि कंपनी फार्मा है, लेकिन जो आप आईपीओ ला रहे हैं वैल्यूएशन एफएमसीजी का मांग रहे हैं, तो वैल्यूएशन पे क्या कमेंट रहेगी? और आप खुद को क्या एक फार्मा कंपनी देखते हैं या एक कंज्यूमर फेसिंग एफएमसीजी कंपनी देखते हैं? पिछले 2 महीने के अंदर हम बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट से मिले, बहुत सारे डोमेस्टिक फंड से मिले, हमारे बैंकर्स ने सबसे डिस्कशन किया है, और उसी बेसिस पर बैंकर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर जो वैल्यू हमें दी है वो हम वही ले रहे हैं। और भारतीय शेयर बाजार शुरू होने से पहले ही हर निवेशक और ब्रोकर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखता है। सिंगापुर से अब एसजीएक्स निफ्टी का पूरा ऑपरेशन गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अब शिफ्ट होगा, जिसे गिफ्ट सिटी निफ्टी कहा जाएगा। क्या है इस खास पहलू इसका, और इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ वी बाला से। आप भी सुने। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बताइए कि अब एसजीएक्स निफ्टी को गिफ्ट सिटी में कब ला रहे हो? कल जो है एसजीएक्स ने मार्केट में एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके तहत जो है 30 जून 2023 में उनका ट्रेडिंग जो एसजीएक्स निफ्टी में हो रहा है वो लास्ट डे होगा, और उसके बाद सैटरडे संडे 1 और 2 तारीख, 3 तारीख को मंडे 3 जुलाई 2023 से सारा ट्रेडिंग जो है एनएसई आईएफएससी गिफ्ट सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मॉडल किस तरह से रहेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, क्या कोलैबोरेशन हुआ है एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और एसजीएक्स निफ्टी के बीच? जैसे आपको
पता है एनएससी और एसजीएक्स के बीच में एक समझौता हुआ है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। उसके तहत जो है एनएससी आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और अब वो एग्रीमेंट पूरी तरह अभी कल्मिनेट होके ये 3 जुलाई से पूरा जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग जो सिंगापुर में हो रहा था, जो फॉरेन के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे थे, वो सारा चीज़ जो है कम्प्लीटली माइग्रेट होके हमारे इधर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ऑनशोरिंग द ऑफशोर, जो बाहर ट्रेड हो रहा था वो ऑनशोर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और भारत अब आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये चीन की आबादी से 29 लाख ज्यादा है। 1950 के बाद जब से यूएन ने पॉपुलेशन डाटा रिलीज करना शुरू किया है, यह पहली बार है जब भारत चीन से आगे निकल गया है। दूसरी तरफ 2022 में पहली बार चीन की आबादी में 8.5 लाख की गिरावट आई है। अलग अलग आयु वर्ग के अगर हिसाब से देखें तो 25% आबादी यहां बच्चों की है, तो वहीं वर्कफोर्स के लिहाज से अगर देखें तो 15 से 64 साल आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 68% लोग शामिल हैं। और एक गलत खबर की कीमत 6000 करोड़ रुपए है। चौंक गया, लेकिन ये सही है और ये वाकया अमेरिका का है, जहां पर फॉक्स न्यूज ने वोटिंग मशीन पर झूठे दावे और झूठी खबर चलाई और इसकी सजा के तौर पर उनको 6000 करोड़ रुपए अब देना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन बनाम डोनाल्ड ट्रंप के समय का है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में फॉक्स न्यूज ने वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए थे और गलत दावे किए थे। इसके बाद वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी डोमेनियन ने फॉक्स न्यूज पर मानहानि का केस कर दिया, इसलिए फॉक्स ने पहले डोमेनियन कंपनी से 6000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर लिया है। और अब बात चुनावी मोड में मोदी सरकार की। चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े तोहफे की तैयारी कर रही है। अब तक हमने आपको बताया था कि अगले 1 साल में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 100 से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कि एविएशन और इंफ्रा पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार रेलवे में बड़े काम कर उन्हें भी जल्द से जल्द जनता को देना चाहती है। डिटेल के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताया जरा किस तरीके का हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे सरकार की तरफ से, ताकि जल्द से जल्द जनता को रेलवे का तोहफा दिया जा सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होते हुए देखेंगे। शुरुआत करते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में 75 से ज्यादा वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादातर बड़े शहरों को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए। अगर हम आने वाले दिनों में रूट्स की बात करें तो सिकंदराबाद से तिरुपति और पटना से रांची, दिल्ली से सहारनपुर और अभी जो लेटेस्ट है वो ये कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है और ये है उधमपुर कटरा श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है क्योंकि कश्मीर घाटी को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट काफी मददगार साबित होगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अहम कड़ी है वो है चेनाब ब्रिज, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। 2024 से पहले ये भी शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की। 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टेंडर हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। हालांकि हमने देखा कि देरी हुई, महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आई, लेकिन अब काफी तेजी से काम चल रहा है और लक्ष्य रखा गया है 2026 तक देश में बुलेट ट्रेन को चलाने का।
और अब मालगाड़ी की रफ्तार सुपर फास्ट होगी क्योंकि वो स्पेशल ट्रैक पर दौड़ेगी। दिल्ली से मुंबई जाने में जो गुड्स ट्रेन पहले 3 घंटे लेती थी, अब वो सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाएगी। रेलवे ने एशिया का सबसे आधुनिक रेलवे कंट्रोल कमांड अहमदाबाद में बनाया है। संवाददाता केतन जोशी ने ऑपरेशन कमांड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया और DFCC यानी कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के MD से खास बातचीत की। आप भी सुने। DFCC के MD RK जैन साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे में DFCC का क्या योगदान रहेगा और इससे कितना परिवर्तन आएगा। सर बताइए, इस जो कंट्रोल रूम में हम खड़े हैं, इससे भारतीय रेलवे की खासकर जो गुड्स ट्रेन हम यातायात है वो कितना फास्ट होगा और फ्यूचर कितना अच्छा होगा। ये कंट्रोल सेंटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरे 1506 किलोमीटर को कंट्रोल करता है। हमारे इस पे चलने वाली सारी मालगाड़ी जिसकी हमारी डिजाइन कैपेसिटी 240 से 120 अप 120 डाउन, उसको पूरा यहां से नियंत्रण किया जाएगा। ट्रेन ऑपरेशंस के साथ साथ OHE का कंट्रोल, सिग्नलिंग का कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन का कंट्रोल, ट्रैक से रिलेटेड सारे कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम सब हमारे इस कंट्रोल सेंटर में है। अब तक जो ढुलाई का जो समय होता था वो कितना था और अब जबकि आप स्पेशल कॉरिडोर इनके लिए बना चुके हैं काफी हद तक, कितना फर्क पड़ेगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 4 मूल उद्देश्य हैं। हैवियर, हायर, लॉन्गर एंड फास्टर फॉर फ्रेट ऑपरेशंस। हम हायर एक्सल लोड के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेन की लेंथ रेलवे की नॉर्मल ट्रेन लेंथ से डबल की प्लानिंग है। हम लोग डबल स्टेक कंटेनर चलाएंगे, फास्टर स्पीड से चलाएंगे और इस तरह से चलाएंगे कि रिलायबल ट्रेन सर्विसेज हो। और लीवर से जुड़ी बीमारियां देश में तेजी से बढ़ रही हैं। हर 5 में से 1 व्यक्ति लीवर की बीमारी से परेशान है। आज वर्ल्ड लिवर डे है। इस पर लीवर से जुड़ी परेशानियां और उसके समाधान पर करेंगे चर्चा। देखिए शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में।